राजकीय महाविद्यालय मावली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सत्र 2020 और 21 कोविड-19 पैंडेमिक की स्थिति के कारण एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए चूँकि हम क्लासरूम टीचिंग प्रारंभ नहीं कर सकते, इसलिए आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रावधान किया गया है। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपने विषय का अध्ययन कर सकते हैं। मैं आज बीए द्वितीय वर्ष विषय अर्थशास्त्र के व्याख्यान हेतु प्रस्तुत हूँ। आप सभी को अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न पत्रों का अध्ययन करना होगा। पहला प्रश्न पत्र होगा समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा प्रश्न पत्र होगा वित्तीय अर्थशास्त्र। दोनों ही प्रश्न पत्रों में 5 यूनिट होंगे जिनका आपको बराबर अध्ययन करना होगा। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा समष्टि अर्थशास्त्र। पहले हम देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, इनमें किस प्रकार के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यदि देखा जाए तो समष्टि यानी मैक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रो से लिया गया है। इसका अर्थ होता है लार्ज यानी बड़ा। अतः समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं का सारी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ये सामूहिक पैरामीटर्स पर बल देता है, जैसे टोटल डिमांड, जिसे आप सामूहिक मांग भी कह सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड यानी सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग, सामूहिक पूर्ति यानी कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति, टोटल कंजम्पशन यानी कुल उपभोग, टोटल एम्प्लॉयमेंट कुल रोजगार, टोटल इनकम दैट जिसे हम नेशनल इनकम भी कह सकते हैं, या जनरल प्राइस लेवल। इन सभी का यदि हम अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करना होगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित होता है। इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये समष्टि अर्थशास्त्र समस्त अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत कई प्रकार की समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या, मुद्रास्फीति की समस्या, राष्ट्र का कुल उत्पादन आदि, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कर सकते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र यदि हम सिद्धांत के रूप में देखें तो सबसे पहले आपको अध्ययन करना है राष्ट्रीय आय का। राष्ट्रीय आय से हम क्या समझते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय का चक्रीय प्रवाह क्या है, राष्ट्रीय आय को हम किन रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय के विभिन्न समग्र क्या हो सकते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां क्या हो सकती हैं। यदि हम सामान्य रूप से देखना चाहें तो पहले हम चर्चा करेंगे कि आय क्या है। ये बात ठीक है कि हम राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आप आय से क्या समझते हैं। आय से अभिप्राय होगा एक व्यक्ति को निश्चित समय अवधि, ये अवधि प्रति सप्ताह भी हो सकती है, प्रति माह भी हो सकती है, प्रति वर्ष भी हो सकती है, इस निश्चित समय अवधि में प्राप्त होने वाली मुद्रा राशि को ही हम क्या कहेंगे, आय। अब इस आय को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। आय अर्जित भी हो सकती है, आय अनार्जित भी हो सकती है। दैट मीन्स अर्न्ड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। अर्जित आय साधन सेवा का पुरस्कार है, जबकि अनार्जित आय हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान है। इसे हम एक बहुत ही सरल तरीके से यदि समझना चाहें तो मान लीजिए कि आपके पिता आपको प्रति माह कुछ जेब खर्च के लिए देते हैं। ये आपकी क्या हो गई, आय। लेकिन आपने इसके बदले में कोई कार्य नहीं किया, तो ये आय तो है, लेकिन ये अनार्जित आय है। कौन सी आय है, अनार्जित, क्योंकि आपने इसके बदले में किसी प्रकार की कोई सेवाएं प्रदान नहीं की।
परंतु यदि आपके पिता जो आपको अपनी आय में से कुछ हिस्सा दे रहे हैं वो किसी फैक्ट्री, फर्म, ऑफिस या कोई प्रतिष्ठान उनका अपना है, कोई बिजनेस है, अपनी आय प्राप्त कर रहे हैं अपनी सेवाएं देकर, इसे हम कहेंगे अर्जित आय या अर्नड इनकम। अब ये अर्जित आय है, ये कई प्रकार की हो सकती है। कुछ व्यक्ति मजदूरी या वेतन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। मजदूरी या वेतन किसे मिलता है? जो शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें जो भुगतान प्राप्त होता है उसे हम मजदूरी कहेंगे, और जो मानसिक सेवाएं देते हैं उन्हें वेतन प्राप्त होता है। इसी प्रकार के से कुछ लोग लगान के रूप में आय प्राप्त करते हैं, जो भूमि की सेवाएं यानी इमारत को या भूमि को किराए पर देते हैं। तीसरा होगा ब्याज। एक व्यक्ति अपने पास जो पैसा रखा है उसे उधार देता है, पूंजी के रूप में सेवाएं प्रदान करता है, तो उसकी आय किस रूप में हो सकती है? ब्याज के रूप में भी हो सकती है। और एक आय है लाभ। जब एक व्यक्ति अपनी साहस और जोखिम के बदले में जो आय प्राप्त करता है उसे हम क्या कहेंगे? लाभ। तो कहने का तात्पर्य है अर्जित आय मजदूरी या वेतन के रूप में हो सकती है, लगान के रूप में हो सकती है, ब्याज के रूप में हो सकती है, लाभ के रूप में भी हो सकती है। राष्ट्रीय आय की यदि हम परिभाषा देखना चाहें तो देश के सभी सामान्य निवासियों द्वारा एक वर्ष की अवधि में अर्जित कुल साधन आय का जोड़ ही क्या है? आय। आप यदि स्क्रीन पर देखें, एक फॉर्मूला हमने दिया है NY इक्वल्स टू समेशन ऑफ FY। NY यानी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। सिग्मा इज यूज्ड फॉर समेशन, कुल जोड़ का चिन्ह है। FY, F फॉर फैक्टर, Y फॉर इनकम, फैक्टर इनकम, साधन आय। I इक्वल टू 1 to N यानी एक देश के सभी सामान्य निवासी इसमें शामिल हैं। तो नेशनल इनकम का यदि हम एक प्रारंभिक फॉर्मूला देखना चाहें तो NY इक्वल्स टू समेशन ऑफ FY। राष्ट्रीय आय से अभिप्राय क्या होगा? किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा की गई साधन सेवाओं के बदले में प्राप्त आय का जोड़ ही राष्ट्रीय आय है। इसमें लगान, ब्याज, लाभ, मजदूरी सभी कुछ शामिल है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली एक सरकारी संस्था कौन सी है? CSO, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इन्होंने भी राष्ट्रीय आय को इसी रूप में परिभाषित किया है कि एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में अर्जित साधन आय का योग है। एक लेखा वर्ष का तात्पर्य होगा कि जैसे जनवरी से दिसंबर हम एक नॉर्मल ईयर को मानते हैं, तो जो फिनेंशियल ईयर है जिसमें हम अकाउंटिंग का काम करते हैं वो होगा हमारा लेखा वर्ष। ये हर देश में, हर इकोनॉमी में अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्पादन से आय का सृजन होता है? इज द प्रोडक्शन जनरेट्स इनकम? क्या उत्पादन के बिना आय संभव है? क्या उत्पादन के बिना आय संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। राष्ट्रीय उत्पाद से अभिप्राय क्या है? उत्पादन का मूल्य वह मूल्य है जो साधन आय के रूप में वितरित कर दिया जाता है। शून्य उत्पादन से अभिप्राय होगा शून्य आय। राष्ट्रीय उत्पादन राष्ट्रीय आय का एक अन्य रूप है। तो क्या उत्पादन के बिना आय संभव है? आप आय प्राप्त करने के लिए साधन सेवा किन्हें प्रदान कर रहे हैं? हम उत्पादकों को प्रदान कर रहे हैं। आपकी साधन सेवाओं का उपयोग कैसे किया जाता है? इनका उपयोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसलिए शून्य उत्पादन का अर्थ होगा शून्य आय, या अधिक उत्पादन का अर्थ होगा अधिक आय। वास्तव में उत्पादन का मूल्य वह मूल्य है जो साधन आय के रूप में वितरित कर दिया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय आय को राष्ट्रीय उत्पाद या एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। इसे आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं, NY इक्वल्स टू समेशन ऑफ PG। NY यानी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पाद, समेशन जोड़ का चिन्ह है यानी सिग्मा, इसको हम पढ़ते हैं, और PG से तात्पर्य होगा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य। क्या समस्त आय अंततः व्यय कर दी जाती है?
उत्पादन समस्त आय को अंततः वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय करने के लिए खर्च कर दिया जाता है। उत्पादन के बाद अंतिम वस्तुएं सेवाएं जाती कहाँ हैं? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं या तो उपभोक्ताओं द्वारा, और उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोग व्यय, या उत्पादकों द्वारा जो वस्तुएं बना रहे हैं आगे उत्पादन के लिए, जिसे हम निवेश व्यय भी कहते हैं, खरीद ली जाती है। आप क्या समझे? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं सेवाएं जाती कहाँ हैं? या तो उसे उपभोक्ता खरीद लेते हैं या फिर हम इसे उत्पादक द्वारा खरीदी हुई मान लेते हैं। जब उपभोक्ता खरीदते हैं तो उसे हम उपभोग व्यय के माध्यम से दर्शाते हैं, और जब उत्पादक इसको खरीदने के लिए व्यय करते हैं तो इसे हम निवेश व्यय कहते हैं। इस प्रकार अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं पर किया गया कुल खर्च ही राष्ट्रीय आय या उत्पादन का एक अन्य रूप है। इसे हम NY इक्वल्स टू C प्लस I यानी नेशनल इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, C फॉर कंजम्पशन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर इन्वेस्टमेंट। यदि हम सारी आय खर्च कर देते हैं तो क्या आप बचत भी करते हैं? जिस सीमा तक आय की बचत की जाती है वहाँ व्यय या खर्च कहाँ हुआ है? जिस सीमा या मात्रा तक लोग अपनी आय की बचत कर लेते हैं उसी सीमाएं तक वस्तुएं बिना बिकी रह जाती हैं। यहाँ ध्यान देने वाला अहम बिंदु यह होगा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन में हमारी ये मान्यता है कि उत्पादकों की बिना बिकी हुई वस्तुएं स्वयं उत्पादकों द्वारा ही खरीद ली जाती है और इस प्रकार से निवेश व्यय का भाग बन जाती है।